नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए महामैराथन वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड पेडागोजी के सभी प्रकार के क्वेश्चन मात्र एक वीडियो में खत्म किए गए हैं। यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होगी, क्योंकि यहां पर मैंने पूरा का पूरा कंटेंट आप लोगों को मात्र एक वीडियो में देने का प्रयास किया है। चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सेल में जीवाश्म मिलने की संभावना है? अवसादी सेल, कायांतरित सेल, आग्नेय सेल। सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प राइट आंसर होगा। यहाँ पर पहला ही विकल्प इसका राइट आंसर होगा, केवल और केवल ए, अवसादी सेल। अवसादी जो सेल होते हैं इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी कि जीवों के अंश आपके किसमें पाए जाते हैं? अवसादी सेल में पाए जाते हैं। इसी कारण इसको परतदार सेल के नाम से भी जानते हैं अवसादी सेल को, क्योंकि इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवों के अंश पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बात कर लूँ कोयला की, कोयला आपका हो गया, कोयला में भी जीवाश्म पाए जाते हैं, क्योंकि हजारों करोड़ों वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पर उथल फुथल होने के कारण जीव जंतु दब गए थे, और रासायनिक प्रक्रिया तथा दबाव के कारण, ताप के कारण इनका जो रूप है वो बदल गया। जैसे खनिज तेल हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। अवसादी जो सेल होते हैं इसमें दोस्तों जीवाश्म पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको कोयला हो गया, खनिज तेल हो गया, पेट्रोलियम इत्यादि माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। अगर मैं बात कर लूं यहाँ पर कायांतरित सेल की, कायांतरित जो सेल होते हैं इसको रूपांतरित सेल भी बोलते हैं। अवसादी सेल, आग्नेय सेल, दोनों में दब क्या पड़ता है? ताप पड़ता है, दाब पड़ता है, तब इनका रूप बदलता है। इनका रूप बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कायांतरित सेल कहलाती है। कहने का तात्पर्य है दो प्रकार के सेल, अवसादी और आग्नेय का जब रूप बदलता है तब ये कायांतरित चट्टानें या सेल कहलाती हैं। आग्नेय सेल में क्या होता है? इसमें दोस्तों मैग्मा होता है। क्या होता है? मैग्मा होता है, लावा होता है, जो कि ठंडा हो जाता है। पृथ्वी के बाहर जो ठंडा होता है उसे बहिर्वेदी बोलते हैं। जो अंदर जमीन में ही मतलब कि जम जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको अंतर्वेदी आग्नेय सेल बोलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया। पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। दिल्ली सल्तनत काल में गुलामों को उच्च पद पर नियुक्त करने का क्या कारण था? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, वे अपने स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम थे, गुलाम को वंदगाह बोला जाता था। क्या बोला जाता था? वंदगाह उनको बोलते थे। क्यों बोलते थे? ये एक फारसी शब्द है, इसलिए उन गुलामों को वंदगाह बोला जाता था। उनको उच्च पदों पर आसीन किया जाता था। क्यों किया जाता था? जो सुल्तान हुआ करते थे वो अपने बेटों यानी कि पुत्रों से भी बढ़कर गुलामों पर विश्वास करते थे, इसलिए यहाँ पर 4 विकल्प करेक्ट आंसर होगा। वे अपने स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और विभिन्न प्रकार से धार्मिक भेदभाव रोकता है। इस वाक्य में राज्य शब्द का क्या तात्पर्य है? राज्य शब्द, यहाँ पर ये शब्द आया है राज्य, इसका क्या तात्पर्य है? सरकार का विस्तृत कार्यक्षेत्र, देश की चुनी हुई सरकार, देश की सरकार की संपत्ति, संप्रभु लोगों की राजनीतिक संस्था जो निश्चित भूभाग में रहते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 4 वाला ही विकल्प होगा। यहाँ पर बात कही गई है भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष है, जो कि क्या करता है? धार्मिक भेदभाव को रोकता है। यहाँ पर राज्य का अर्थ होगा लोगों की राजनीतिक संस्था जो कि निश्चित भूभाग में रहते हैं। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। शुरुआती सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था, क्यों कहा जाता था? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। धातु के सिक्कों पर आकृतियां आहत थीं। आहत का मतलब क्या होता है? आहत का मतलब होता है खुदी हुई या चिन्हित अथवा उत्कीर्णित थीं। तो यहाँ पर आपने समझा आहत का अर्थ। आकृति देने के लिए सिक्कों को ठोस औजार द्वारा आहत किया जाता था। लोगों को आहत मुद्रा भुगतान के बाद रसीद के तौर पर मिलती थी। आसान संग्रहण संचयन के लिए सिक्कों को आहत किया जाता था। यहाँ पर पहला वाला विकल्प बिल्कुल राइट उत्तर होगा।
धातु के सिक्कों पर आकृतियां आहत की जाती थी, यानी कि धातु के जो सिक्के थे उन पर आकृतियां उखेरी जाती थी अथवा बनाई जाती थी, इसलिए इनको क्या बोलते थे? आहत सिक्के बोलते थे। क्या बोलते थे? आहत सिक्के बोलते थे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्नलिखित में से कौन सा नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया है? मानवता, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। मानवता की एक भाषा, एक धर्म, एक ईश्वर। मानवता की एक भाषा, एक जाति, एक ईश्वर। मानवता की एक धर्म, एक ईश्वर। यहाँ पर आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज, तो यहाँ पर आप इतना याद रखेंगे, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। ये नारा किसने दिया था? नारायण गुरु ने दिया था। किसने दोस्तों दिया था? नारायण गुरु ने दिया था। बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैविक कृषि की बात करी गई है, जैविक, तो आप ध्यान रखेंगे। पशु खाद का प्रयोग किया जाता है पोषण के लिए। पहला यहाँ पर बिल्कुल राइट कथन होगा। पशु खाद यानी कि जो पशुओं का गोबर होता है उसका इस्तेमाल कृषि में किया जाता है, जो कि जैविक कृषि के अंतर्गत ही आता है, इसलिए यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल राइट है। आनुवांशिक रूपांतरण उत्पादकता बढ़ाने के लिए, ये यहाँ पर किसी भी प्रकार से राइट नहीं है, क्योंकि आनुवांशिक रूपांतरण की बात कही गई है। यहाँ पर आपका सेकेंड गलत होगा, पहला राइट होगा। प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग होता है। बिल्कुल दोस्तों, इसमें क्या होता है? जो पशु वाली खाद होती है, पशुओं का जो गोबर होता है वो खेतों पर मिलाया जाता है, ठीक है, और प्राकृतिक रूप से जो आपके कीटनाशक होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, ना कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें रासायनिक यूरिया आपकी हो गई, खाद हो गई, इन सभी का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। यहाँ पर ए और सी इसके करेक्ट आंसर होंगे, ए और सी। थर्ड विकल्प बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आप भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य परियोजना कार्य के लिए छात्रों को किस साम्राज्य के विषय में जानक एकत्रित करने के लिए कहेंगे? जानकारी यहाँ पर है, जानकारी एकत्रित करने के लिए दोस्तों कहेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप समझा करो, भारतीय उपमहाद्वीप की बात कही गई है कि प्रथम साम्राज्य, तो यहाँ पर मौर्य साम्राज्य था, ठीक है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा मौर्य साम्राज्य को आप उसकी जानकारी एकत्रित करने के लिए बच्चों से कहोगे। चलिए यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारी की संख्या, यहाँ पर आपको बताना है कितनी, से अधिक है, उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रेश की सुविधा देनी होगी। यहाँ पर संख्या जो है वो होगी 30, यहाँ पर 30 होनी चाहिए, ठीक है, 30 संख्या होनी चाहिए किसी संस्था में महिला कर्मचारी की, उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी सुविधा देनी होगी। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की। आपराधिक उल्लंघन में राज्य का पक्ष कौन प्रस्तुत करता है? उल्लंघन में दोस्तों, आपराधिक उल्लंघन में राज्य का पक्ष आपसे पूछा है, ये करता है सरकारी वकील। कौन? सरकारी वकील इसको प्रस्तुत करता है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्न गद्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। प्रतिवर्ष में पंचायत चुनाव होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि पंच कहलाते हैं। पंचायती राज में सबसे छोटी इकाई जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क बैठते हैं, सही क्रम चुने। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है प्रतिवर्ष, यहाँ पर ये पहले ही खाली जगह यहाँ पर दी गई, यहाँ पर करें खाली जगह प्रतिवर्ष। पंचायत चुनाव होते हैं दोस्तों कितने वर्ष के अंतराल पर? जो पंचायत के चुनाव होते हैं वो 5 वर्ष में होते हैं, 5 ईयर में होते हैं। पहली बात यहाँ पर 5 ईयर आएगा, ओके, 5 ईयर आएगा। चुने हुए प्रतिनिधि पंच कहलाते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि क्या कहलाते हैं? पंच कहलाते हैं। पंचायती राज में सबसे छोटी इकाई है, यहाँ पर खाली जगह है, इकाई सबसे छोटी होती है, उसे कहते हैं ग्राम सभा। क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्राम सभा उसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी वयस्क बैठक करते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा तीसरा वाला विकल्प। कौन सा दोस्तों? तीसरा वाला, ठीक है। 5 वर्ष के लिए होता है सबसे छोटी इकाई जो पंचायती राज्य की होती है, उसको बोलते हैं ग्राम सभा। क्या बोलते हैं? ग्राम सभा बोलते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 की। एक अध्यापिका प्रवास के विषय में पढ़ा रही थी, उन्होंने अपनी कक्षा में उदाहरण दिया। कौन सा उदाहरण दिया? यानी कि जो अध्यापिका है वो अपने बच्चों को प्रवास पढ़ा रही थी, उदाहरण उसने दिया सुनामी द्वारा
गांव में तबाही के बाद श्रीदेवी जो मछुआरे समुदाय से हैं ने चेन्नई में स्थानांतरण किया। कौन सा विचार संकल्पना से वो पढ़ा रही थी? आप्रवास, उत्प्रवास, प्रवास के अपकर्ष कारक, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पर उसने बात क्या कही, ये अध्यापिका एक प्रवास वाला टॉपिक पढ़ा रही थी बच्चों को। ओके, तो उसने एक उदाहरण ऐसा प्रस्तुत किया, कैसा, जिसमें कि एक गांव में क्या आ गई, बाढ़ आ गई या तबाही आ गई, तो उन लोगों को वहां से जाना पड़ा। किस कारण से जाना पड़ा? तबाही के कारण, या बाढ़ के कारण, या गरीबी के कारण, या किसी भी घटना के कारण उन लोगों को बाहर जाना पड़ा। ये दोस्तों कारण क्या होता है? ये होते हैं प्रवास के प्रतिकूल कारक, यानी कि प्रतिकर्ष कारक, जो दोस्तों स्थान को छुड़वाते हैं, जो क्या करते हैं, किसी स्थान को छुड़वाने का कारण बनते हैं। जैसे मैं मान लो कहीं पर रह रहा हूं, वहां पर बाढ़ आ गई, तो उस स्थान को मेरे को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उस स्थान को क्या बोलेंगे? प्रतिकर्ष कारक। यहाँ पर आप लोगों ने समझा प्रतिकर्ष, जो कि छुड़वाने का कारण बनते हैं। बाढ़ हो गई, तबाही हो गई, गरीबी हो गई, असमानता हो गई, ऐसी स्थितियां व्यक्ति को किसी स्थान को छुड़वाने का कारण क्या कहलाता है? प्रतिकर्ष कारक कहलाता है। अपकर्ष कारक आप यहाँ पर जान लीजिए, जहां पर सभी उपलब्ध हों सेवाएं, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं आपकी हो गई, पढ़ाई की व्यवस्था भी होनी चाहिए, घर भी वहां पर होना चाहिए, ये सभी आपके अपकर्ष कारक में आते हैं। यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है उसमें बात कहेगी तबाही, यानी कि उनको तबाही के कारण स्थान छोड़ना पड़ा, इसलिए यहाँ पर प्रतिकर्ष कारक के बारे में वो टीचर उदाहरण यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अभिकथन ए, खनिज अनवीकरणीय संसाधन हैं। कारण आर है, मानवीय उपभोग की दर से खनिजों के निर्माण की दर तेज है। दोनों सही हैं, सही व्याख्या भी है, दोनों सही हैं किंतु व्याख्या सही नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। चलिए आपको यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्वेश्चन के साथ बिल्कुल क्लियर होते चलेंगे। आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप उस क्वेश्चन को कर लोगे, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ बिल्कुल बेहतरीन ढंग से। क्वेश्चन को समझो पहले। खनिज अनवीकरण संसाधन है, बिल्कुल राइट कथन यहाँ पर दिया गया। अनवीकरण का मतलब क्या होता है? जो जल्दी समाप्त हो जाते हैं। कैसे? जो जल्दी समाप्त हो जाते हैं। खनिज हो गया, खनिज तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, आपकी गैस हो गई। ठीक है, ये कैसे हैं? ये जल्दी समाप्त हो जाने वाले को मतलब क्या बोलते हैं? अनवीकरण। अनवीकरण बोलते हैं। अनवीकरण को परंपरागत भी बोलते हैं, परंपरागत भी बोलते हैं। इसके विपरीत कौन सा होता है? इसके विपरीत होता है अनवीकरण, जो कभी समाप्त ही नहीं होते हैं, जिनको गैर परंपरागत बोलते हैं। जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये कभी खत्म नहीं होंगे, तो इनको बोलेंगे अनवीकरण। क्या बोलेंगे? नवीकरण बोलेंगे। जो नए हों वे आपके नवीकरण। अनवीकरण जो पुराने हो चुके हों, जो जल्दी समाप्त होते हैं, उसमें आता है खनिज, पेट्रोलियम भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला राइट है। मानवीय उपभोग की दर से खनिजों के निर्माण की दर तेज है। क्या खनिज जो है वो तेजी से निर्मित हो रहे हैं? बिल्कुल गलत है। खनिज का जो निर्माण होता है वो दोस्तों हजारों वर्ष लगते हैं, करोड़ों वर्ष लगते हैं, हजारों वर्ष, करोड़ों वर्ष इनके निर्माण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पर जब उथल फुथल होता है जिससे जीव जंतु दब जाते हैं, वही आपके खनिज तेल के रूप में विकसित होते हैं। इनका जो निर्माण होता है ये करोड़ों वर्षों के उपरांत होता है। यहाँ पर बात कहेगी दर तेज है, तेज नहीं है दोस्तों, करोड़ों में बनते हैं, ये करोड़ों वर्ष में बनते हैं। पहला भी यहाँ पर सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है। तो इस प्रकार राइट उत्तर होगा आपका थर्ड वाला विकल्प। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। जिन क्षेत्रों में गर्म व ठंडी धाराएं मिलती हैं, जहां पर दोस्तों गर्म धारा और ठंडी धारा मिलती है, वहां पर क्या होता है? वहां पर कोहरे के मौसम का अनुभव किया जाता है, जिससे जल यातायात प्रभावित होता है। बिल्कुल करेक्ट। दुनिया के समृद्ध मछली पकड़ने वाले क्षेत्र विकसित होते हैं। मैंने कई बार आपको बताया है, जहां पर गर्म धारा और ठंडी धाराओं का मिलन होता है वहां पर मछली वाला क्षेत्र विकसित हो जाता है। ये तो बात 100% आप लोग याद रखेंगे, मछली वाला क्षेत्र वहां पर विकसित हो जाता है। ठीक है, और वहां पर एक चीज और याद रखेंगे, जहां पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं तो उस स्थान में कोहरा जो होता है,
कोहरा छा जाता है, वहां पर कुछ अंधेरा टाइप का हो जाता है, जिसके तहत जो यातायात होता है, यानी कि जो बंदरगाह होते हैं, जो आपके पानी के जहाज होते हैं, उनको साफ तौर पर हर एक चीज दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए यातायात प्रभावित होता है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है कि सभी भारतीय खाली जगह में समान है। किसमें समान है? आय और रोजगार में। क्या सभी व्यक्ति रोजगार और आय में समान है? नहीं है। परिस्थिति रोजगार तो होगा ही नहीं, आय भी नहीं होगा। परिस्थिति और अवसर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान बताता कि सभी जो व्यक्ति हैं भारतीय हैं वो परिस्थिति और अवसर में समान है। यहाँ पर 4 वाला विकल्प बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। जब जेट स्ट्रीम गर्म हवा को एक ढक्कन की तरह फंसा लेती है और भूमि की ओर ढकेलती है तो कौन सी भौगोलिक परिघटना घटित होती है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर। यहाँ पर है हीट डोम। हीट डोम इसका राइट आंसर है, जो कि एक गर्म धारा है। कैसी है? एक गर्म हवा है, धारा नहीं, गर्म आपकी हवा है। क्या करती है? ठीक है, क्या करती है? एक ढक्कन की तरह फंसा लेती है और भूमि की ओर ढकेलती है। तो यहाँ पर हीट होम की ये घटना याद रखेंगे। ओके, चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 की। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। पहला वाला यहाँ पर दोस्तों कैसा दिया गया है? बिल्कुल करेक्ट। गर्म जो हवा होती है वो बिल्कुल कैसी होती है? गर्म हवा आपकी हल्की होती है, हल्की होती है इसलिए वो ऊपर की ओर चली जाती है, ऊपर जाती है। जहां पर खाली स्थान रहता है वहां पर ठंडी वायु स्थान भरने आ जाती है। पहला वाला यहाँ पर करेक्ट है। इन जो आपकी स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए इनसे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होते चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला याद रखेंगे, बिल्कुल राइट यहाँ पर कथन दिया गया है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वायु दाब होने से वायु की गति प्रारंभ होती है। ये भी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट है। गर्म हवा संघन तथा भारी होती है। यहाँ पर दो तो मैंने आपको करेक्ट बता दिए, गर्म हवा संघन तथा भारी होती है। नहीं दोस्तों, गर्म हवा आपकी बिल्कुल हल्की होती है, हल्की होने के कारण ये ऊपर उठती है। कहाँ? ऊपर की ओर जाती है। यहाँ पर बात कहेगी भारी होती है, बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि हल्की होती है। मैंने आपको बताया ना, हल्की होती है। पवनों की दिशा पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित होती है। बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर स्टेटमेंट जो यहाँ पर राइट होते हैं उनको आप यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, गलत वाले को यहाँ पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि गलत तो है, कॉन्सेप्ट जो आपके यहाँ पर होते जा रहे हैं क्लियर, वो आपके एग्जाम में भी कई बार रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सी गलत है। सी जिन जिन में होगा वो यहाँ पर गलत माना जाएगा। ठीक है, वे आपके यहाँ से हट जाएंगे। बचेगा आपका 4 वाला AVD, जो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से खनिजों में से कौन सी विशिष्टताएं हैं? खनिजों में कौन सी विशिष्टताएं होती हैं या विशेषताएं होती हैं? वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। मैंने आपको क्या बताया? जो खनिज होते हैं ये करोड़ों वर्ष या हजारों वर्ष में निर्मित होते हैं, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से निर्मित होते हैं, कोई भी व्यक्ति इनको नहीं बनाता है। तो पहला वाला यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। वे समान रूप से सभी स्थानों पर वितरित हैं, इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। दूसरा वाला विकल्प आप गौर से पढ़िएगा, यहाँ पर गलत है। यहाँ पर किस कारण से गलत है? वे समान रूप से सभी स्थानों पर। दोस्तों क्या खनिज सभी स्थानों पर पाए जाते हैं? जैसे आप अपने कमरे में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हो, क्या वहां पर खनिज है? दोस्तों नहीं होगा, ये आपके पठारों पर पाए जाते हैं। यानी कि इनका एक निश्चित रासायनिक क्षेत्र होता है, इनका एक निश्चित क्षेत्र होता है और एक इनका निश्चित रासायनिक संगठन होता है। निश्चित रासायनिक संगठन यहाँ पर करेक्ट है, परंतु समान रूप से सभी स्थान पर वितरित होने के कारण ये वाला कथन यहाँ पर गलत हो गया। वे अपार हैं। क्या जो खनिज हैं ये अपार हैं, बहुत हैं, तमाम हैं? नहीं दोस्तों, अपार नहीं है, ये सीमित होते हैं, सीमित हैं। सीमित संसाधन को ही क्या बोलते हैं? अनवीकरण। जैसे खनिज की मैं यहाँ पर बात ही कर रहा हूँ। कुछ खनिज दुर्गम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट, दुर्गम क्षेत्रों में ही खनिज पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहला करेक्ट है और यहाँ पर डी करेक्ट है। बी और सी यहाँ पर गलत हैं। बी और सी जिन ऑप्शन में मिलेगा वो यहाँ पर गलत होगा ही, इसलिए ए और डी यहाँ पर करेक्ट होंगे। ए और डी आपका है दूसरे विकल्प में, दूसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो रहा है।
अगर आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या लिखोगे आप? आपको लिखना है कि हाँ सर मेरे को कंसेप्ट यहाँ पर समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करता हूं। यहाँ पर भारत में मानसून के मौसम पर निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। यहाँ पर ये गलत है। क्यों गलत है? दूसरे के कारण यहाँ पर गलत है। दूसरा विकल्प और यहाँ पर पहला विकल्प में अंतर आप लोग देखेंगे। पहला मैंने गलत बताया, दूसरा यहाँ पर सही बताया। मानसून के लौटने के समय में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, ना कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय, इसलिए गलत है। मानसून जब लौटता है उस वक्त के दौरान बंगाल की खाड़ी की तरफ क्या बहती है? पवन बहती है, याद रखेंगे। मानसून लौटते समय बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, याद रखेंगे। भारत के दक्षिण भागों में जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, में मानसून के लौटने के समय वर्षा होती है। बिल्कुल दक्षिण भारत की अगर मैं बात करूं, जब मानसून लौटता है उसी दौरान वर्षा होती है, और जब लौटता है तो बंगाल की खाड़ी की ओर ये पवनें आपकी बहती हैं। दो याद यहाँ पर रखेंगे, दो स्टेटमेंट। पहला वाला आप याद मत रखिएगा क्योंकि गलत है, यहाँ पर ये याद रखेंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर बी और सी दूसरे में है, इसलिए दूसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। घेटुआइजेशन हाशिएकरण का परिणाम है, रिक्त स्थान भरें। घेटुआइजेशन का मतलब क्या होता है? अलगाव। किसी समाज के भय के कारण या दबाव के कारण या किसी भी कारण से किसी अलग समाज में लोगों का रहना ही घेटुआइजेशन की प्रक्रिया कहलाती है। ओके, तो सामाजिक कारण भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है। तीनों प्रकार के कारण हो सकते हैं दोस्तों लोगों को बसने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, तीनों। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करता हूं। यहाँ पर भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है? यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी कर्क रेखा है, इस जो कम है, कम लंबाई कहाँ पर है आपसे पूछा। कम लंबाई आपके राजस्थान में है। कम लंबाई कहाँ पर है? राजस्थान में है कम लंबाई। अधिक लंबाई अगर आपसे पूछ ले, अधिक लंबाई यानी कि ज्यादा लंबाई कहाँ पर है? ज्यादा लंबाई इसकी मध्य प्रदेश में है, जबकि कम लंबाई इसकी राजस्थान में है। याद रखेंगे आप लोग, महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। ग्लोब के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोब के बारे में। ठीक है, ग्लोब क्या होता है दोस्तों? एक वास्तविक प्रतिरूप होता है, मतलब कि ग्लोब दर्शाने के लिए। विषुवत वृत्त शून्य अंश देशांतर को दर्शाता है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। कैसे गलत होगा मैं आपको बताऊंगा। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल, जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। यानी कि बी यहाँ पर राइट है, ए गलत है, बी सही है। सेकेंड विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसको आप लोग समझिएगा बिल्कुल आसान ढंग से। आपकी ये रही ग्लोब को जो बीचों बीच भाग से विभाजित करती है एक काल्पनिक रेखा, जिसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। विषुवत बोल लो या इसको भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। ये आपकी जितनी भी ग्लोब पर रेखाएं होती हैं वे सभी काल्पनिक होती हैं। कैसी होती है? काल्पनिक होती है। विषुवत आपकी 2 भागों में डिवाइड करती है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। यही रेखा आपकी 0 डिग्री की होती है, यानी कि इक्वेटर 0 अंश का होता है। 0 अंश की रेखा क्या है? ये अक्षांश है, 0 अक्षांश है। ऐसी रेखाएं आपकी जो पड़ी रेखाएं होती हैं, यानी कि सोई हुई रेखाएं जो होती हैं उनको बोलते हैं अक्षांश। ठीक है, जो सीधी इस प्रकार से खड़ी रेखाएं होती है उनको बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। जो आपका 0 डिग्री वाला है, यानी कि इक्वेटर है, जो बीच में है, जो डिवाइड करता है दोनों भागों को, विषुवत वृत्त, ठीक है, ग्लोब को, इसको बोलते हैं 0 अक्षांश। क्या बोलते हैं? 0 अक्षांश, जो कि अक्षांश को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अक्षांश को दर्शाता है। यहाँ पर अक्षांश होना चाहिए था, यहाँ पर बताया क्या गया है? देशांतर को दर्शाता है, इसलिए गलत है। अक्षांश होना चाहिए था, इसलिए राइट होता, इसलिए पहला गलत है, दूसरा राइट है। मैंने आपको बताया, ऑप्शन यहाँ पर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22। वंदिगा शब्द को मध्ययुगीन काल में किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? गुलामों के लिए। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है, क्या बताया है? जो दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे वो गुलामों पर अपने पुत्र से बढ़कर भी विश्वास किया करते थे, क्योंकि उन्हें उच्च पद भी दिए जाते थे। ठीक है, वो अच्छा कार्य भी करते थे,
यहाँ पर उनको गुलाम बोलते थे, जो कि फारसी शब्द है आपका बंदगाह। कैसा शब्द है? फारसी शब्द है बंदगाह। ओके, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 की बात यहाँ पर कर लेता हूँ। सुधार आंदोलनों को उनके उद्गम स्थान से मिलान करिएगा। जो आंदोलन कहाँ से स्थापित हुआ आपको मिलान करना है। जो आपका वेद समाज है, क्या है? वेद समाज, ये मद्रास में, वेद समाज दोस्तों मद्रास में 1864 में, यहाँ पर लिखना चाहूँ 1864 में केशव चंद्र, किसने? केशव चंद्र ने इसको शुरू किया था। किसने? केशव चंद्र एक व्यक्ति थे जिन्होंने मद्रास, यानी कि ये आपका चेन्नई वाले इलाके में, तमिलनाडु में आपका पड़ता है, दक्षिण भारत में मद्रास। 1864 में केशव चंद्र ने इसकी स्थापना की थी, 1864 में। ठीक है, तो यहाँ पर वेद समाज याद रखेंगे। प्रार्थना समाज जो है ये बम्बई में, प्रार्थना समाज बम्बई में, इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? ये भी आप लोग याद रखेंगे, 1867 में। 1867 में इसकी स्थापना हुई, मुंबई में हुई। आत्माराम जो पांडुरंग थे और गोविंद रनाडे थे, गोविंद रनाडे जैसे व्यक्ति जो थे, उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी बम्बई में। सिंह सभा आपकी लाहौर, जो कि अमृतसर उस वक्त के दौरान लाहौर में पड़ता था। ठीक है, हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था उससे पहले की यहाँ पर बात करी जा रही है, इसलिए लाहौर की यहाँ पर बात की। यहाँ पर आपको अब बताना है विकल्प। यहाँ पर ए का किसके साथ है? ए का यहाँ पर है सेकेंड के साथ, ए का सेकेंड है। और बी का यहाँ पर किसके साथ है? बी का यहाँ पर थर्ड के साथ है। और यहाँ पर जो सी है, सी का यहाँ पर फर्स्ट के साथ है। अब आपको कर लेना है यहाँ पर मिलान। ए का किसके साथ है दोस्तों? ए का सेकेंड आपका इसमें दिया गया, सेकेंड वाले में। और बी का यहाँ पर थर्ड किसमें दिया गया? इसमें दिया गया। यहाँ पर आपका थर्ड विकल्प राइट होगा, यहाँ पर जीरो मत मानिएगा, इसको आप यहाँ पर एक मान लीजिएगा, सी वाले को। यहाँ पर विकल्प नंबर 3 वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप इतना याद रखोगे किसका किसके साथ हुआ, कब हुआ। चलिए यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। भारतीय संविधान ने पहली बार से ऊपर की आयु के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया, यानी कि जब अपना संविधान अपनाया गया था उस वक्त के दौरान, जब जो चुनाव प्रक्रिया है, जो वोटिंग मतदान है सार्वभौमिक, उसकी उम्र कितनी रखी गई थी? उसकी दोस्तों उम्र उस वक्त में 21 वर्ष रखी गई थी। पहली बार उम्र 21 वर्ष रखी गई थी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रावधान में, 21 वर्ष। ठीक है, उस वक्त के दौरान। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में दोस्तों 18 वर्ष का आयु का कोई भी हो वो वोटिंग कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर आप समझेंगे संविधान में पहली बार आपकी 21 उम्र रखी गई थी, वर्तमान में आपकी 18 है। क्वेश्चन नंबर 25, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों का उचित क्रम कौन सा होगा? सबसे पहले आपका आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी कि यूरेनस और नेपच्यून। यहाँ पर तीसरा विकल्प इसका करेक्ट आंसर होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 19वीं शताब्दी के आदिवासी समूहों के बारे में निम्नलिखित 2 कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, इनको आपको चुनकर उनका राइट आंसर आपको क्या करना है? राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। चलिए दोस्तों आपको यहाँ पर बताते हैं। वे झूम खेती करते थे। आदिवासी लोग क्या करते थे? झूम खेती करते थे, जानवरों का शिकार करते थे और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करते थे। करेक्ट, वे एक जगह खेती करते थे, जानवरों का पालन और पोषण भी करते थे। दोनों दोस्तों यहाँ पर उनके बारे में बिल्कुल करेक्ट है। झूम खेती भी किया करते थे, एक जगह पर किया करते थे, जानवरों का शिकार भी करते थे और वो जानवरों को पालन भी करते थे। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे। झूमिंग खेती आप लोग जानते ही हो, 5 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती है। किसी भी जंगल को या वन को या वहाँ की जो जंगल है उनकी झाड़ियों को काट दो, काटने के बाद जो राख होती है, राख उर्वरक का काम करती है, उसके बाद उस पर खेती करते हैं लोग, फिर 5 वर्ष के बाद उसको छोड़ देते हैं, फिर 5 वर्ष के बाद उसमें खेती करने लगते हैं। यही क्रम आपका झूम खेती कहलाता है। झूम खेती आपके उत्तर भारत में की जाती है, उत्तर भारत में इसके झूम बोलते हैं। ब्राजील में झूम खेती को क्या बोलते हैं? ब्राजील में रोका बोलते हैं। ठीक है, ब्राजील में रोका बोलते हैं। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। मिल्पा कहाँ बोलते हैं? मिल्पा, मिल्पा दोस्तों बोलते हैं मैक्सिको में। मैक्सिको जो है, मैक्सिको में इसको मिल्पा बोला जाता है। याद रखेंगे। लादांग कहाँ बोला जाता है ये भी यहाँ पर जान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता। लादांग दोस्तों इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया में इसको लादांग बोलते हैं। याद रखेंगे, ब्राजील में रोका, मिल्पा मैक्सिको में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न जोड़े पर विचार करें।
रुड़ प्रतीक या रुड़ चिन्ह मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकें। यानी कि दोस्तों आपने अक्सर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जैसे मानचित्र में नदियों को इस तरह दर्शाया जाता है। अगर किसी मंदिर को दर्शाना है तो मंदिर इस प्रकार से आपको निर्मित करके दिखाया जाता है। चर्च को दर्शाना है तो चर्च इस प्रकार से दर्शाया जाता है। मस्जिद आपकी ठीक उसी तरह से दर्शाई जाती है। पहाड़ों को दर्शाना है, नदियों को, झरनों को तमाम प्रकार से दर्शाया जाता है, जो कि क्या कहलाते हैं, रुड़ चिन्ह कहलाते हैं, यानी कि रुड़ प्रतीक कहलाते हैं, जो कि विश्वव्यापी मान्य है। यानी कि पूरे दुनिया में यही प्रचलन है। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकें। यहाँ पर पहला करेक्ट है। रेखा चित्र बड़े पैमाने का छोटे चित्र का आरेखण है, गलत है। खाका एक आरेखण, ये भी गलत है। यहाँ पर दोस्तों पहला वाला राइट याद रखेंगे। रेखा चित्र आपका इसके साथ होना चाहिए था, किसके साथ, रेखा चित्र का जो विकल्प था ये वाला था यहाँ पर, ठीक है। रेखा चित्र एक आरेखण जो याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है, बल्कि जो खाका होता है वो बड़े पैमाने पर छोटे चित्र का आरेखण होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पहला वाला ही राइट आंसर होगा, केवल और केवल एक। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से। यहाँ पर बात करेंगे रुड़ प्रतीक की, किसकी, रुड़ प्रतीक की यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, किसके, रुड़ प्रतीक के संबंध में। दूसरी बात यहाँ पर है आपकी, क्या है, रेखा चित्र। रेखा चित्र की अगर मैं बात करूं, ये क्या है, जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं, वे आपके क्या होते हैं, वे आपके रेखा चित्र होते हैं। यहाँ पर रेखा चित्र की परिभाषा दी गई है, यहाँ पर याद रखेंगे। अब मैं बात करूं यहाँ पर खाका की। खाका क्या होता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र आपका खाका कहलाता है। वही चीज एनसीईआरटी से उठाकर एग्जामिनर ने यहाँ पर आपसे पूछ ली थी। ओके, तो आपको यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़नी है अंतिम समय में, एक या दो बार आप जरूर से जरूर एनसीईआरटी पूरी तरह से रिवीजन करके जाइएगा। भारत के कौन से भाग में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं। यानी कि जो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो सिर्फ एनसीईआरटी पर आधारित है और आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे, जिससे आपकी एनसीईआरटी मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो आपको बताना है भारत के कौन से भाग में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। ऐसा कौन सा भारत का क्षेत्र है जहां पर सभी प्रकार की वनस्पतियां उपलब्ध हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं? ये है हिमालय का क्षेत्र। कौन सा है दोस्तों, हिमालय का क्षेत्र है। यहाँ पर बात करते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन की। जनजातियों के हाशियाकरण से निपटने के लिए कौन सा तरीका उचित है? कौन सा दोस्तों तरीका उचित है हाशियाकरण से निपटने के लिए? दोस्तों है जनजातीय इतिहास प्रस्तुत करना, जनजातीय इतिहास प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक सुधार और जातीय उन्मूलन के संदर्भ में सही है? किसके बारे में? सामाजिक सुधार और जातीय उन्मूलन के बारे में। राजा राम मोहन राय ने जातिगत असमानता को चुनौती देने वाली बुद्ध संप्रदाय की एक पाठ सामग्री का अनुवाद किया था। बिल्कुल करेक्ट। यहाँ सभी आपके गलत हैं, पहला वाला यहाँ पर दोस्तों करेक्ट है। इन्होंने बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको क्या किया था, अनुवाद किया था। और अनुवाद करने के आधार पर उन्होंने कहा कि जो जातिगत असमानता है ये बेकार है, इनका उन्मूलन होना चाहिए, ठीक है। तो ये कथन आपके राजा राम मोहन राय का है, याद रखेंगे। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 31, कहता है कि अभिकथन है और यहाँ पर कारण है। असर्शन एंड रीजन यहाँ पर दिया गया है। कथन कहता है कि वे स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होता है। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। करेक्ट कैसे है यहाँ पर मैं बताऊंगा। कारण बताया गया है, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः पूरब में सूर्य सबसे पहले उगता है या उदय होता है। सही विकल्प चुने। यहाँ पर दोस्तों आपको कारण बिल्कुल यहाँ पर कैसा है, गलत है। गलत कैसे वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। वे स्थान जो ग्रीनविच से पूरब में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होता। कारण दोस्तों क्या होता है, जो अपनी प्यारी पृथ्वी है वो पश्चिम से यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। यहाँ पर बात कही गई पूरब से पश्चिम, इसलिए यहाँ पर गलत हो गया। बल्कि कैसे घूमती है, ये घूमती दोस्तों पश्चिम से लेकर पूरब की ओर पृथ्वी अपनी घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर। इसलिए सूर्य जो है
पूरब में उदय होता है। यहाँ पर ये गलत कर दिया गया पूरब से पश्चिम के कारण, जबकि पश्चिम से पूरब होना चाहिए था। इसलिए ग्रीनविच का टाइम क्या होता है, पूरब में जो स्थान है उनका टाइम आगे होता है और जो पश्चिम में होते हैं उनका टाइम पीछे होता है। याद रखेंगे, पहला गलत, पहला यहाँ पर राइट है, दूसरा यहाँ पर गलत है। इस प्रकार राइट उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 की। निम्न सूची पर विचार करें। आल्प्स, अरावली, अल्पेशियन, हिमालय, यूराल, बाससेज सूची में कौन सा दूसरों से भिन्न है। यहाँ पर ये जो आपके हैं ये पर्वत हैं, क्या है दोस्तों, पर्वतों के नाम है। इनमें से एक पर्वत भिन्न है, किस कारण से भिन्न है, आपको अगर कारण पता होगा तभी तो आप बता पाओगे। यहाँ पर बाससेज पर्वत, यहाँ पर जो आल्प्स पर्वत है, अरावली है, अल्पेशियन है, हिमालय है, यूराल है, ये सभी दोस्तों युवा कैसे पर्वत है, युवा बलित पर्वत हैं। ये सभी दोस्तों बलित पर्वतों के उदाहरण हैं। जबकि जो बाससेज पर्वत है, बाससेज आपका भ्रंश पर्वत है। कैसा है, भ्रंतोस्त पर्वत है। भ्रंश का मतलब क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन आपका है बाससेज पर्वत। इसलिए दोस्तों ये दूसरों से भिन्न है, बल्कि सभी यहाँ पर बलित पर्वतों के उदाहरण हैं। एकमात्र अलग है आपका कौन सा, बाससेज, जो कि भ्रंश पर्वत है। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन आपका है ब्लॉक पर्वत, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक। यहाँ पर कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत यहाँ पर बोलते हैं। याद रखेंगे, जिसको भ्रंश पर्वत के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, भ्रंश पर्वत के नाम से भी इसी को ही जानते हैं। किसको, बाससेज पर्वत को। ओके, राइन घाटी याद रखेंगे, एक राइन घाटी भी है आपकी। राइन घाटी कैसी है, ये भी दोस्तों भ्रंश घाटी है। कैसी है, भ्रंश घाटी है, ब्लॉक घाटी है आपकी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसलिए मैंने आपको क्या बताया, ये सबसे भिन्न यहाँ पर आपका कौन सा है, बाससेज पर्वत। क्वेश्चन नंबर 33 सही विकल्प के साथ मिलान करें। बीकानेर, मुंबई, मोहनसिंह यहाँ पर है आपका, ये होना चाहिए द्रास, क्या है यहाँ पर, शायद मद्रास होगा। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका मद्रास होना चाहिए। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर हो गई है, तो यहाँ पर मद्रास आप लोग मान के चलेंगे। ओके, तो इनका करना क्या है, मिलान। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके PYQ यानी कि परीक्षा का पूछा गया क्वेश्चन है। एक बात यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग, बीकानेर कहाँ पर है दोस्तों, ये राजस्थान में है। राजस्थान की जो जलवायु है वो आर्द्र है या वर्षा क्षेत्र है या गर्म है या ठंडा है, तो जाहिर सी बात है रेगिस्तानी वाला इलाका है, वहाँ की जलवायु आपकी गर्म होती है। कैसी होती है, रेगिस्तानी वाले इलाके राजस्थान जो है वो गर्म है आपका। बीकानेर का मिलान किसके साथ होगा, गर्म के साथ होगा। यानी कि यहाँ पर ए का जाएगा थर्ड के साथ। किसके साथ, ए का जाएगा यहाँ पर थर्ड के साथ। ए का थर्ड आपका किस ऑप्शन में है दोस्तों, ए का थर्ड आपको ढूंढ लेना है। सिर्फ और सिर्फ सेकेंड विकल्प में ही इस प्रकार यहाँ पर आपको आंख मूंद कर सेकेंड विकल्प मार देना है। सेकेंड विकल्प आपको मार देना है। मुंबई आपकी आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है। मानसिन राम आप सभी लोग जानते हो, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है मानसिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। सी का सेकेंड यहाँ पर आपका है। और जो आपका मद्रास है, मद्रास यहाँ पर दिरास पता नहीं क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये ठंडा है। ओके, तो आपको एक या दो का मिलान करना आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 34 ये भी दोस्तों मिलान वाला है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, क्योंकि मैंने आपको हर बार बताया है नदी द्वारा निर्मित बड़े मोड़ क्या होते हैं। जब नदियां मैदान में प्रवेश करती हैं तो सर्प के आकार बहने लगती हैं, जो मोड़ बनाती हैं इस प्रकार से, यही आपकी कहलाती है विसर्प आकृति। विसर्प का मिलान होगा नदी द्वारा निर्मित बड़े मोड़, यानी कि सी का 4 किस ऑप्शन में दोस्तों, सी का 4 आपके दूसरे वाले में भी है, तीसरे वाले में भी है। चलिए एक तो मैंने आपको बताया यहाँ पर सी का 4। अब आगे आते हैं, आप जानते हो, क्या जानते हो, तटबंध क्या है, नदी से उत्थित तट, यानी कि नदी के द्वारा बनाया गया एक तट तटबंध कहलाता है। डी का यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए आपका थर्ड वाला। डी का थर्ड किस ऑप्शन में, इन्हीं में से आपको ढूंढ लेना है। डी का थर्ड दोस्तों इन दोनों में से आपका दिया गया है। अब आप होगे कंफ्यूजन, चलिए आपका कंफ्यूजन भी यहाँ पर करते हैं दूर। अपरदन आप लोग जानते हो, जो चट्टान है, चट्टानों की टूटने फूटने की जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, उसको अपरदन बोलते हो या अपक्षय बोलते हो, उसको बोलते हैं अपक्षय बोलते हैं। अपक्षय बोलते हैं शैलों का टूटना तथा फूटना या चट्टानों का टूटना फूटना, यानी कि ए का सेकेंड। तो ए का सेकेंड आपके किस ऑप्शन में है दोस्तों, दूसरे वाले में है, इसलिए यहाँ पर आपका राइट उत्तर होगा सेकेंड विकल्प।
अपरदन किसको बोलते हैं? भूदृश्य पर होने वाला क्षय, जैसे मिट्टी का अपरदन, जल अपरदन, जो कटाव होता है, बहाव होता है, उसको अपरदन बोलते हैं। अपक्षय बोलते हैं शैलों या चट्टानों के टूटने फूटने की प्रक्रिया को। यहाँ पर मैंने आपको मिलान करके बता दिया है, सेकेंड विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, किस देशांतर को भारत के लिए मानक यामोत्तर माना जाता है? कितना माना जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसको माना जाता है। यहाँ पर करेक्ट उत्तर आपका होना चाहिए 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ये पश्चिम से है और ये आपका पूरब से, आपका भारत है पूरब से, इसलिए 4 विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर है कथन और कारण यहाँ पर दिया गया है। कथन कहता है कृषि मजदूर काम की तलाश में शहरों में प्रवासन करते हैं, यानी कि जो मजदूर व्यक्ति हैं, जो किसान हैं, वो भी लोग शहरों में प्रवास करते हैं काम की तलाश में। किस तलाश में दोस्तों? काम की तलाश में, अपना पेट भरने के लिए वो भी प्रवास करते हैं। बिल्कुल सही बोला गया है पहला कथन। कारण यहाँ पर बताया गया है जो कृषि मजदूर हैं वो क्यों जाते हैं शहरों में, उसका कारण है कि कृषि और कारखानों का काम अल्पकालिक, क्या दोस्तों कृषि का काम अल्पकालिक होता है या कारखानों का काम जो होता है वो अल्पकालिक होता है, के कारण कृषि मजदूरी और अल्पकालिक कारखाने में काम करना सरल हो जाता है। क्या सरल हो जाता है? नहीं, ये कारण यहाँ पर नहीं हो सकता है, बल्कि कथन यहाँ पर राइट है। कृषि और कारखानों का जो काम होता है वो अल्पकालीन नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ये कारण होगा ही नहीं। आपका पहला ही राइट है, यहाँ पर पहला राइट है किंतु आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। यहाँ पर थर्ड विकल्प करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर 37 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कारण आदिवासियों का अंग्रेजों के प्रति खुला विद्रोह का कारण बना? खुला विद्रोह का कारण कौन सा बना अंग्रेजों के प्रति आदिवासियों का? यहाँ पर दोस्तों कौन सा राइट उत्तर होना चाहिए आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अंग्रेज आदिवासियों से प्रत्यक्ष रूप से उत्पाद नहीं खरीदकर बिचौलियों के माध्यम से खरीदते थे, ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। आदिवासियों की रेशम अंग्रेजी बाजार और व्यापारी स्वीकार नहीं कर रहे थे, ये भी नहीं होगा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और आदिवासियों का जंगलों में जाना प्रतिबंधित कर दिया था, ये बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। अंग्रेजों ने क्या किया? जंगलों पर नियंत्रण अपना स्थापित कर लिया, जिस कारण आदिवासी लोग थे वो जंगल में नहीं जा सकते थे दोस्तों। इसी कारण उन्होंने खुला विद्रोह किया। ठीक है, जिसका विद्रोह का कारण यहाँ पर बताया गया। थर्ड विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में इन वक्तव्यों का विचार करें और सही विकल्प ढूंढें। अंग्रेजों ने जनजातियों के कल्याण के लिए वनों में गांव बसाने का निर्णय लिया। जब दोस्तों उन जो आपके अंग्रेज लोग थे उन्होंने क्या किया? वन अधिनियम के तहत वन को अपने नियंत्रण में ले लिया, उनको घुसने तक की उसमें अनुमति नहीं दी लोगों को। तो वो गांव बसाएंगे क्या? वो लोग गांव बसाएंगे वनों में? नहीं बसाएंगे दोस्तों, गलत है यहाँ पर। औपनिवेशिक अधिकारियों ने जनजातियों को इस शर्त कि वे वन विभाग के लिए श्रमिकों के रूप में काम करेंगे, वनों में कुछ टुकड़े भूमि पर झूम खेती की अनुमति दी गई। ये यहाँ पर आपका कैसा दिया गया दोस्तों? ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, उनको थोड़ी बहुत अनुमति दे दी गई थी, आप यहीं पर काम करोगे, ये करोगे, वो करोगे। ठीक है, लेकिन उनको गांव बसाने की अनुमति नहीं दी गई। यहाँ पर करेक्ट आंसर सेकेंड विकल्प होगा। ए आपका पहला गलत है, दूसरा यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस समुदाय को अंग्रेजी फौज में जाने से लाभ हुआ जिसकी अपनी एक रेजिमेंट भी थी? कौन सी दोस्तों अंग्रेजी फौज थी? महारों की, इजवाहों की, मदिगों की, दुबलाओं की। यहाँ पर है महारों की। ठीक है, महारों की थी। एक ये महारों क्या दोस्तों? एक ये समुदाय है। महार एक आपका समुदाय है। जो अंबेडकर जी थे ना, वो महार जाति से बिलोंग करते थे, याद रखेंगे। वही यहाँ पर आपका शब्द दिया गया जो कि फौज में भर्ती होने से लाभ हुआ था। यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, कुछ देशों का अक्षांशीय विस्तार काफी अधिक है। कारण है कि कुछ देशों में एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। दोनों ही दोस्तों करेक्ट आंसर होंगे।
देखिएगा यहाँ पर मैं बात बताऊं आपको, जैसे अनेक देश हैं उनका अक्षांश अधिक विस्तार है, जिस कारण उनको एक से अधिक मानक समय अपनाने पड़ते हैं। जैसे रूस आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे, दोनों आपके क्या होंगे, राइट आंसर होंगे। सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं, पहला विकल्प करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया, किस लिए दोस्तों हवाला दिया था इन्होंने, चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। विधवा विवाह हो सके, यानी कि जो विधवा पुनर्विवाह होने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा थर्ड विकल्प। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवी रामास्वामी यानी कि पेरियार के विचारों से मिलता जुलता नजदीक है। पेरियार का जो विचार है दोस्तों, उनका कहना क्या था, उनका कहना था दोस्तों फोर्थ वाला ऑप्शन, यदि आप स्वयं को जाति से मुक्त करना चाहते हो तो आपको सभी धर्मों से स्वयं को मुक्त करना होगा। ये दोस्तों उनका कथन था। मैंने आपको क्या बताया, मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, ये अंबेडकर जी चाहते थे, ठीक है। अंबेडकर ने इसके लिए क्या किया था, विद्रोह किया था, मंदिर प्रवेश आंदोलन उन्होंने चलाया था, ठीक है। और एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, ये नारायण ने बोला था, नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु ने ये मतलब कि वाक्य उनका ही नारा है, परंतु ये मिलता जुलता वाक्य है। ईवी रामास्वामी पेरियार से फोर विकल्प। ईवी रामास्वामी ये दक्षिण भारत से बिलोंग करते थे। इन्होंने आत्मसम्मान यानी कि स्वाभिमान आंदोलन की शुरू की थी। इन्होंने दोस्तों महाभारत, रामायण, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों की कटु आलोचना भी की थी, याद रखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसको बता देंगे, महाभारत होगी आपकी, मनुस्मृति होगी, इन सभी को इन्होंने कटु आलोचना की थी। ये ब्राह्मणवादी परंपरा के विरोधी थे। क्वेश्चन नंबर 43, एक फसल के संबंध में निम्न को पढ़िए और उस फसल को पहचानना है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। इसे उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। किसको दोस्तों, चावल को। चावल जो होता है ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों का एक मुख्य आहार है। इसमें दोस्तों अधिक पानी चाहिए, अधिक आर्द्रता और तापमान भी ठीक ठाक इसको चाहिए होता है चावल को। तो ये चावल की बात यहाँ पर कही गई है। ओके। क्वेश्चन नंबर 44, अध्यापिका छात्रों से ऐसा उदाहरण पूछती है जहां सर्वोच्च न्यायालय ने दो राज्यों के बीच झगड़े का निपटान किया हो। निम्न में से कौन सा सही उदाहरण है, कौन सा सही उदाहरण है दोस्तों, आपको बताना है। जीएसटी फंड का दो राज्यों के बंटवारे की संबंधित झगड़ा, संरक्षित क्षेत्र में रेल मार्ग के निर्माण से संबंधित, नदी जल के बंटवारे से, भगोड़े की संपत्ति से संबंधित। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा अटपटा दिया गया है, यानी कि कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आपसे पूछा है जहां सर्वोच्च न्यायालय ने दो राज्यों के बीच झगड़े का निपटान किया हो, वैसा उदाहरण आपको यहाँ पर देना है। दोस्तों नदी जल के बंटवारे से यहाँ पर जो झगड़ा हुआ था तमिलनाडु और कर्नाटक का, ठीक है। तमिलनाडु और कर्नाटका का एक झगड़ा हुआ था, कावेरी नदी वाला झगड़ा हुआ था, उसी के बारे में यहाँ पर है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर जो निपट चुका हो, निपटान किया हो, तो वो वाला यहाँ पर है नदी वाला। ओके, तो यहाँ पर इसलिए थर्ड करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, यदि एक अध्यापिका लेखपाल या कानूनगो जैसे शब्द प्रयोग कर रही है तो वे किस अध्याय या पाठ को पढ़ा रही है। पुलिस प्रशासन, पंचायती राज, भू राजस्व रिकॉर्ड, शहरी प्रशासन। यानी कि दोस्तों लेखपाल आपका कहाँ से है, ये दोस्तों ग्रामीण अधिकारी होता है, कानूनगो भी ग्रामीण अधिकारी होता है जो कि खेतों से संबंधित होते हैं, यानी कि भू राज्य से संबंधित होते हैं। ये दोस्तों पंचायती राज्य से भी संबंधित हो सकते हैं, परंतु पंचायती राज्य के अंदर भी एक होता है भू राजस्व रिकॉर्ड जो कि लेखपाल या पटवारी अथवा कानूनगो जैसे यहाँ पर उससे संबंधित है। यहाँ पर थर्ड वाला करेक्ट आंसर होगा, परंतु पंचायती राज्य के अंतर्गत ही आता है भू राजस्व रिकॉर्ड जो कि एक ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी होता है लेखपाल। लेखपाल का काम क्या होता है, भू राजस्व रिकॉर्ड रखना, ठीक है। भू राजस्व रिकॉर्ड रखना, खेती को मापना, किसानों की फसलों की जानकारी सरकार तक पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 46, मानसून के दौरान मछुआरे समुद्र पर मछलियां पकड़ने नहीं जा सकते हैं क्योंकि वर्षा के कारण बीमार हो सकते हैं, नावें वर्षा के कारण उलट सकती हैं, इस काल में मछलियां अंडे देती हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सी विकल्प है। सी विकल्प यहाँ पर होगा। कैसे होगा दोस्तों, जब मानसून आता है उस दौरान मछलियों का कौन सा टाइम होता है, प्रजनन काल का टाइम होता है। कौन सा दोस्तों, प्रजनन काल का दोस्तों उनका टाइम होता है, आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में बताया गया है, जो कि पॉलिटी का यह क्वेश्चन है, ठीक है। पॉलिटी का यह क्वेश्चन है,
परंतु आपको ज्योग्राफी का लग रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तमिलनाडु वाले चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखोगे। इस काल में मछलियां जो क्या करती हैं, अंडे देती हैं, यानी कि प्रजनन काल होता है मछलियों का मानसून के दौरान, इसलिए मछुआरे मछलियों को नहीं पकड़ते हैं। थर्ड कथन यहाँ पर कथन बिल्कुल राइट होगा। 47 नंबर का क्वेश्चन, हमारे आसपास रहने वाले बहुत से लोग गरीब हैं और उनके पास खाने या पहनने के लिए पर्याप्त नहीं है चीज़ें, और कभी कभी उनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं होती है। इसका कारण क्या दोस्तों? जैसे हमारे आसपास या समाज की मैं बात करूं तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, जिनके पास ना ही पहनने के लिए कपड़े होते हैं, ना ही पीने के लिए पानी होता है, ना ही रहने के लिए घर होता है। तो ये किस कारण से नहीं होता है? ये दोस्तों असमानता के कारण नहीं होता, असमानता, ठीक है, असमानता के कारण नहीं होता है। यहाँ पर 48 नंबर का क्वेश्चन, मरुस्थल के संबंध में निम्न दो कथनों पर यहाँ पर आपको करना क्या है, विचार करना है। उसके उपरांत आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है। चलिए आपको बताते हैं किसके बारे में, मरुस्थल के बारे में। ठंडा मरुस्थल लद्दाख बर्फीली हवाओं और तेज जलाने वाले सूर्य का ताप अनुभव करता है। बिल्कुल करेक्ट। आपका लद्दाख कैसा है दोस्तों? एकदम ठंडा मरुस्थल है, ठीक है, बर्फीला वाला, पहला बिल्कुल करेक्ट। गर्म मरुस्थल सहारा में रातें अत्यंत ठंडी होती हैं और तापमान गिरकर लगभग 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। क्या दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट बात कही गई? बिल्कुल बात दोस्तों बिल्कुल राइट कही गई है। जो सहारा मरुस्थल है एकदम तप्त मरुस्थल है, एकदम कैसा मरुस्थल है दोस्तों? एकदम भयानक गर्म मरुस्थल है। जब रात होती है तो एकदम ठंडा हो जाता है, वहाँ का तापमान जो टेम्परेचर है वो 0 पर पहुंच जाता है। दोनों कथन आपके राइट हैं। यहाँ पर थर्ड विकल्प इसका करेक्ट आंसर होगा, ए तथा वी दोनों। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर कहता है, निम्न कथनों ए तथा वी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। चलिए इसको जान लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है, ध्रुव बर्फ से ढके हुए हैं क्योंकि आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। क्या दोस्तों ऐसा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, गलत है। उच्च उच्च अक्षांशों पर सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी पड़ती हैं ध्रुवों पर, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा राइट है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा थर्ड वाला विकल्प। कैसे गलत है यहाँ पर, कैसे सही है, इसको भी यहाँ पर समझ लो आप लोग, क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँ, यहाँ पर आप लोग समझेंगे। जैसे आपकी ये रही ग्लोब, ग्लोब में जो बीच वाली रेखा होती है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। ऊपर आपके यहाँ पर होते हैं ध्रुव, ध्रुव में हमेशा ही बर्फ ढकी रहती है, क्योंकि दोस्तों सूर्य की जो किरणें हैं यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं, यानी कि पूरी तरह इन पर सूर्य की किरणें आपकी यहाँ पर नहीं पड़ पाती हैं, इसलिए यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। अगर मैं बात करूं सूरज की जो किरणें हैं सर्वाधिक आपके यहाँ पर बीच वाले क्षेत्र में पड़ती हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर गर्मी पड़ती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती हैं, आतपन, आतपन का मतलब क्या होता है? आतपन का मतलब होता है सूरज से प्राप्त होने वाली ऊष्मा या तापमान, ठीक है, जिसको सूर्यातप भी बोलते हैं। जो ऊष्मा है सूर्य की वो भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा आपकी बीच वाली रेखा होगी, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ती है। क्या ऊपर की ओर जाती है? ऐसा दोस्तों नहीं होता है, बल्कि ये ऊपर नहीं जाती। ध्रुव की ओर अगर जाएगी तो यहाँ पर बर्फ नहीं आपकी जमेगी, बल्कि यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी गर्मी होगी। यहाँ पर ये इसलिए गलत दिया गया है। यहाँ पर सर्वाधिक जो आपकी ध्रुव की ओर नहीं बढ़ता है आपका ऊष्मा कभी भी, इसलिए गलत है। दूसरा यहाँ पर राइट है, आपने समझा होगा। इसलिए थर्ड वाला कथन यहाँ पर दोस्तों कैसा है? थर्ड वाला नहीं, यहाँ पर फोर्थ वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ए गलत, बी सही। क्वेश्चन नंबर 50, 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान अहोम लोगों के संदर्भ में कथन ABC पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं विचार। वे कई कुलों में बटे थे तथा प्रत्येक कुल गांव पर नियंत्रण रखता था। इनके जो कुल थे, कुल को क्या बोलते थे? खेल बोलते थे, ठीक है। इनके कुल को क्या बोलते थे? खेल बोलते थे, खेल बोलते थे, खेल बोलते थे। महत्वपूर्ण है, इसलिए बार बार मैं इसको दोहरा रहा हूँ, ठीक है। खेल बोलते थे, याद रखो। उनके अपने जनजातीय देवता भी थे। पहला दूसरा यहाँ पर करेक्ट है, ये आपके गलत हैं। पहला दूसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पहला वाला ही विकल्प। यहाँ पर पाइक लोग भी कुछ थे जिनको जबरन क्या किया था? जबरन मजदूरी करवाई जाती थी। अहोम लोग में ही उनको पाइक बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 51, असहयोग आंदोलन के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें।
इस आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों के आयात में वृद्धि हुई। आयात में क्या दोस्तों वृद्धि हुई थी। बिल्कुल यहाँ पर कैसा कथन है ये आपका, यहाँ पर दोस्तों गलत दिया गया। आयात में वृद्धि नहीं हुई थी बल्कि विदेशी कपड़ों को यहाँ पर बहिष्कार किया गया था, उनको जलाया गया था। इस आंदोलन के दौरान ब्रिटिश प्रदत्त उपाधियों को लौटाया गया था। बिल्कुल लौटाया गया था, यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान नेताओं ने अंग्रेजों के द्वारा दी गई उपाधियों को वापस कर दिया था। पहला यहाँ पर गलत, दूसरा राइट। इस आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाएगी, बिल्कुल करेक्ट। बी और सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होंगे, बी और सी, दूसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी गई विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल परत की पहचान करो। चलिए करते हैं। आयन मंडल इस परत का भाग है। रेडियो संचार में परत मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्मोस्फीयर की बात करेगी, किसकी, थर्मोस्फीयर की यहाँ पर दोस्तों बात करी गई है, यानी कि तापमंडल। किसकी, तापमंडल की यहाँ पर बात करी गई है। तापमंडल यानी कि बाह्य मंडल। बाह्य मंडल में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर रेडियो वाली तरंगे होती हैं जिसको आयन मंडल भी बोलते हैं। याद रखेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसम वाली जितनी घटनाएं होती हैं, आंधी तूफान ओला बारिश, सब कुछ क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में आपका हवाई जहाज उड़ता है। उसी के साथ यहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर यहीं पर आपकी पाई जाती है समताप मंडल में ही। मध्य मंडल में क्या होता है, उल्का पिंड आने पर जल जाता है। उल्का पिंड कहाँ पर जलता है, मध्य मंडल में जलता है, याद रखेंगे। ठीक है, बाह्य मंडल जो कि आपका आयन मंडल भी इसको बोलते, क्या बोलते हैं, आयन मंडल भी इसी को आपके बोलते हैं, जिसमें ये तरंगे आपकी होती हैं रेडियो वाली और आयन वाली। यहाँ पर बात करते हैं 53 नंबर के क्वेश्चन की। दीवान एक खास ओ आम, दीवाने खास आम की वास्तु विशेषताएं कैसे यह विचार देती हैं कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तो कैसे ही विशेषताएं देती है कि राजा एक भगवान का रूप होता है, आपसे पूछा है। यहाँ पर जनसभा कक्ष मस्जिद के सादृश्य बनाया गया, बिल्कुल करेक्ट। राजा के बैठने का ऊंचा सिंहासन यह दर्शाता कि वो सबके ऊपर है, ये गलत है। सिंहासन को इस तरह रखा गया कि मुस्लिम प्रार्थना के समय यह उनके मुंह की दिशा में सामने दिखता था, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर बी गलत है, ए सी करेक्ट है। ए और सी सेकेंड विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। दीवाने खास के बारे में ये कहाँ बनाया गया था, ये मस्जिद के सदृश्य बनाया गया था, ओके। और इसमें क्या था, प्रार्थना के समय यह उनके मुख की दिशा के सामने दिखता था, इसलिए ये राजा का प्रतिनिधित्व करता था, यानी कि भगवान का प्रतिनिधित्व करता था। ए सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, पूर्वकालिक रियासतों की श्रेणी के अंतर्गत कौन से राज्य थे। कौन से दोस्तों यहाँ पर राज्य थे, आपको बताना है। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर वे राज्य जिनके शासनों ने भारत में विलय स्वीकार किया, बिल्कुल करेक्ट। जो आपकी कितनी रियासतें थी, 465 भारत में रियासतें थी, रजवाड़े थे, उन्होंने विलय किया था, ये भी करेक्ट है। वे राज्य जिनके शासकों ने पाकिस्तान में विलय कर लिया था, ये भी दोस्तों करेक्ट है। कुछ ने पाकिस्तान में विलय भी कर लिया था। जिन्हें प्रशासनिक इकाई के रूप में राज्य का दर्जा भी प्राप्त किया था, बिल्कुल करेक्ट है। वे जिन्हें यूरोपीय उपनिवेश के रूप में बनाए रखा गया, ये गलत है। गोवा पुडुचेरी, ये गलत है। यहाँ पर ए बी सी करेक्ट आंसर होगा। ए बी सी किस में है, आपके फोर्थ विकल्प में है, फोर्थ वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, लोकतंत्र और अधिकारों के बीच अंतर संबंध के बारे में कौन सा कथन अधिक मान्य है। अधिक मान्य कौन सा है दोस्तों, फोर्थ वाला होगा। प्रत्येक देश जो लोकतंत्र है अपने नागरिकों को अधिकार देता है, ये सर्वाधिक मान्य कथन यहाँ पर दोस्तों होगा। दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए यहीं तक थी। इस वीडियो को दबा के अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।